स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दृष्टि आईएएस फैंस क्लब में। तो आज 1 अक्टूबर को तीसरा टेस्ट हुआ था दृष्टि आईएएस में। इसका मेन जो सिलेबस का जो टॉपिक था वो जियोग्राफी था और प्लस करंट अफेयर था। करंट अफेयर जो था वो फरवरी 2023 का था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में अगस्थमलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे दिया है कि जो अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में दिया है। सबसे पहला है कि यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये देखिए जो अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है वह केरल और तमिलनाडु में मतलब बीच में जंक्शन पे स्थित है। यहाँ पे कर्नाटक नहीं होगा। यही अगर नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछता तो यह सही होता, क्योंकि जो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के टाई जंक्शन पर स्थित है। इसके बाद दूसरा देखते हैं कि यह यूनेस्को का मेन द बायोस्फीयर प्रोग्राम का एक भाग है, दूसरा सही है। तीसरा है कि इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 16 वन मौजूद है, ये भी सही है। मतलब जो ये बायोस्फीयर रिजर्व में वहाँ पे 16 वन भी मौजूद है, इसलिए आपका पहला गलत और दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पहला गलत होगा तो ये पहला ए गलत हो गया और डी दोनों गलत हो गया, बचा सी और बी। तो यहाँ पे जो यूनेस्को का पार्ट है ही ये वाला, इसलिए आपका 2 सही, तो ये तीनों ये भी गलत, इसलिए बी हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। तो इसमें देखिए सबसे पहला है कि इसमें देखेंगे कि जो वायुमंडल का जो योगदान हुआ था, आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी के अंदर जो गर्म आंतरिक भाग था उसमें जो लावा ऊपर हुआ, फिर जो बारिश की क्रिया संपन्न हुई, फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो ये सभी जो भी मतलब बातें यहाँ पे लिखा है, वातावरण का ह्रास कैसे हुआ और गर्म पानी, ये तीनों का तीनों इस मतलब जो पृथ्वी के वायुमंडल के योगदान में विकास में योगदान दिया है। इसका दूसरा डी हो जाएगा। तीसरा है कि निम्नलिखित में पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए जो पृथ्वी के अगर बारे में कोई भी जानकारी अगर लेना हो तो उसमें 2 सोर्स होते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का देखिए एक होता है कि ज्वालामुखी प्रस्फुटन, जैसे जो ज्वालामुखी जो आपका मैग्मा जो बाहर आता है, जो बाहर आने को उसको लावा बोलते हैं। एक ये हो गया, उसका मतलब लैब में देख लिया जाता है कि उसका पृथ्वी के जो अंदर की जो चट्टानें हैं उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसा है। एक ज्वालामुखी प्रस्फुटन हो गया, और जो दूसरा है वो गहरी खदानें, जैसे कि मैंने पृथ्वी का डायरेक्ट मतलब गहरी खदानें खोद के, जिससे पता लगता है कि कितना मतलब पृथ्वी के कितना अंदर गहराई जाने पर उसमें कितना तापमान में गिरावट आती है और घनत्व संबंधी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये जो 2 स्रोत है ये आपका प्रत्यक्ष है, लेकिन पूछ रहा है अप्रत्यक्ष, तो ये 2 को हटा दें, जिसमें कि देखें 1 और 4 ना हो तो विकल्प नंबर सी होगा, जिसमें 1 और 4 नहीं है। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है कि भूकंप तरंगों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। धरातलीय तरंगें सबसे पहले भूकंप लेखी पर अभिलेखित, देखिए पहला गलत है। देखिए जो 4 तरंगें होती हैं, पी वेव है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और जो अलग से है वो लव वेव्स और रेले वेव्स। तो जो सबसे पहले जो आती है वो पी वेव्स आती है, उसके बाद एस, उसके बाद आपका वो रेले, उसके बाद लव। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि प्राथमिक तरंगें गैसीय, तरल और ठोस। हाँ, आपका जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो गैस, तरल और ठोस तीनों माध्यम में होकर चलती हैं, जबकि जो द्वितीयक तरंगें होती हैं, एस तरंगें, वो सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती है, इसलिए आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि द्वितीयक तरंगें केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है। द्वितीयक तरंगें केवल ठोस, हाँ दूसरा आपका सही है, ठोस माध्यम में। ये तीसरा है कि प्रकृति में धरातलीय तरंगें सबसे कम विनाशकारी नहीं। जो देखिए एक भूगर्भिक तरंगे हो गई, दूसरा धरातलीय तरंगे हो गई। जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो भूगर्भिक तरंगे से सबसे ज़्यादा, ये जो होती है धरातलीय तरंगे, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इसलिए आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, इसलिए आपका इसमें पहला सही नहीं है और चौथा सही नहीं है, तो आपका पहला और चौथा इसलिए विकल्प इसका सी हो जाएगा। चौथा देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में। अब देखिए जो चक्रवात बनते हैं वो भी क्या है, उष्णकटिबंध। देखिए पहला बात कि इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा सही है, तो पहला बात आप इसको काटिए 0.5 डिग्री। देखिए जो भी कोई भी अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है तो वहाँ का जो तापमान चाहिए, या जो पहले पहले उसका जो एटीट्यूड होता है, लैटीट्यूड होता है, जैसे कि जो अक्षांश होता है वो भूमध्य रेखा जो होता है उसके ठीक ऊपर नहीं बनता, क्योंकि वहाँ कोरियोलिस बल शून्य होता है। पहली बात कि जो चक्रवात बनते हैं उसके बनने के लिए उत्तरदायी पहला बात कोरियोलिस बल है। अगर कोरियोलिस बल वहाँ मौजूद होगा तभी चक्रवात बनेंगे, लेकिन जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ पे कोरियोलिस बल शून्य होता है,
0 से लगभग 5 तक। अब 5 से लेकर यही 25 डिग्री मतलब आप उत्तरी गोलार्ध में जाइए, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दोनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक। और दूसरा है कि वहाँ जहाँ यह मतलब इसका जहाँ ये बनता है वहाँ निम्न दाब होता है। वहाँ पर होता ये है कि जो पानी का जो सतह जल है वो गर्म होता है, उसके बाद यह आरोहण होने लगता है, ठीक। जब आरोहण होगा तो फिक्स बात है कि वहाँ पर जो भी जलवाष्प का ऊपर होगा, यहाँ अगर ऊपर होगा तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ से चारों तरफ से जो हवाएं हैं उसको केंद्र को भरने के लिए माने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका निम्न दाब होगा। तो आपका पहला दूसरा। अब देखिए दूसरा है उष्ण और आर्द्र, ये भी सही है, तभी जितना जितना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण ये भी सही है। कोरियोलिस ये तो चाहिए ही चाहिए। और तीव्र ऊर्ध्वाधर पतन, जो भी मतलब हवा का जो भी वो जलवाष्प होता है ऊपर की तरफ उसका उधर ऊर्ध्वाधर पवन बहती है, ये आपका ये भी सही है। इसलिए आपका केवल इसमें 4 सही है, ठीक। इसके बाद 6 नंबर देखिए। 6 नंबर थोड़ा वो टेक्निकल शब्द लिया है कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा तब उत्पन्न होता है। देखिए पहला आपका जो इसमें लिया है कि जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों, जैसे देखिए मौसम विज्ञान संबंधी पूछ रहा है और यहाँ पे जलाशयों के बारे में पूछ रहा है, जरूरी तो है नहीं, और कई कारण हो सकते हैं मौसम विज्ञान संबंधी। बारिश के अलावा और कुछ हो सकते हैं, मौसम सही नहीं हुआ, ये तो इसमें ये सब का बात है ही उल्लेख ही नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है कि जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा, लेकिन ये भी सही थोड़ी है, सिर्फ अपर्याप्त वर्षा से ही मतलब जल विज्ञान जो है, और इसके कारण हो सकती है, कई कारण इसके, इसलिए दूसरा भी इसका गलत हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा न तो 1 न ही 2। 7 नंबर है कि ये जो देखिए जो ये मानसून के बारे में दिया गया है कि आम्र वर्षा जो स्थानीय पवन है ये किस राज्य में होता है, तो देखिए जो आम्र वर्षा होता है वो कर्नाटक और केरल दोनों में होते हैं, तो कर्नाटक दे फिर भी ये सही होगा। दूसरा है फूलों का बौछार, तो फूलों का बौछार आपका केरल। देखिए फूलों का बौछार जो केरल में जो पहला मानसून का जो बारिश होता है उसको फूलों का बौछार बोला जाता है, आम्र वर्षा ही बोला जाता है, केरला और कर्नाटक दोनों में। तब का ये दोनों सही हो जाएगा। तीसरा है कि बारदौली छिड़ा, हाँ तीसरा सही है, क्योंकि असम में जो इसका बारिश जैसे कि वहाँ होता है, फिर नॉर्वेस्टर सब अलग अलग कई नामे हैं, तो ये बारदौली छिड़ा ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी 3। इसके बाद आपका 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया है पहला कि ITCZ के बारे में दिया है। देखिए ITCZ एक ऐसा वो होता है जो पट्टी होता है जहाँ जो ट्रेड विंड होते हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक जो पवनें होते हैं वो एक दूसरे से आके मिलती है, ठीक, तो वैसे ही ट्रेड विंड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है कि यह निम्न दबाव का क्षेत्र होता है, ठीक है भाई। मान लीजिए अगर ये इक्वेटर हो गया, तो ये जो ट्रेड विंड्स यहाँ आ रही हैं, तो आपको पता ही है कि जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर जो वायु का आरोहण होता है, ठीक, तो वहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो ठीक, तो निम्न दबाव का क्षेत्र है, सही बात है। जहाँ व्यापारिक पवनें ऊपर होती है, तो जब ये टकराएंगे तो ये ऊपर होने लगती है। इसके बाद है कि दूसरा है कि यह मानसूनी गर्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिणी पश्चिम पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करता है, ये भी सही है। देखिए जो होता ये है कि जब यहाँ पे जून के समय में जब इतना मतलब जो उत्तरी भारत है उसका जो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका भारत है, तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर थार मरुस्थल हो गया या तिब्बत का पठार हो गया, यहाँ का जो ऊपर का जो क्षेत्र है ये, तो ये गर्मी में इतना ये गर्म हो जाता है, जैसे यहाँ वायु का आरोहण होने लगता है, और इसको भरने के लिए इधर से ये महासागर से जो पवनें होती हैं उसको भरने के लिए ऐसे जाती है, जिसमें ITCZ का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो पट्टी होता है या जून के समय से पट्टी इसका ITCZ का पट्टी यहाँ जाता है, जो इसको ट्रेड विंड को खींचकर ऐसे मतलब बारिश कराता है, जो भी है मानसून का मतलब निर्माण कराता है। इसके बाद आपका ये भी आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि शीत ऋतु में इसके परिणाम स्वरूप पवन का रुख उत्तर पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व, हाँ ये भी सही है। देखिए जब मानसून जो लौटता है इसका उत्तर पूर्व, सही बात है। जब मानसून देखिए जो भारत ये है, मानसून जो लौटेगा कैसे, तो उत्तर से, ये उत्तर से पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर, तो मानसून ऐसे लौटता है ना, जो भी मानसून है ऐसे लौट के ऐसे चल जाता है वापस, तो ये आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर है कि भारत की मृदा के संदर्भ में, पहला है कि नदी और नदी घाटियों की व्यापारिक स्थिति। देखिए ये बोल रहा है कि जलोढ़ मृदा है, आपका जो जलोढ़ मृदा टोटल कितना है 60%, ये पहले ही गलत हो गया। इसलिए कि जो आप देखेंगे कि कितना विभाजन, तो ब्लैक सॉइल है आपका, जो एलुवियल सॉइल तीसरा चौथा नंबर पर एलुवियल सॉइल आता है जिसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, तो ये तो पहले ही आपका गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया।
दूसरा है कि काली मृदा का विकास ज्वालामुखी चट्टानों का पक्ष है, ये सही है। जो भी आप जैसे कि महाराष्ट्र क्षेत्र में जो भी काली मृदा देखते हैं तो वो बेसाल्ट लावा क्षेत्र, बेसाल्ट क्षेत्र द्वारा वो जो ज्वालामुखी जो चट्टानें हैं उसका पक्ष से निर्मित हुआ है, काली मृदा निर्मित हुई है, ये दूसरा सही है। तीसरा है कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में, हाँ ये भी तीसरा भी सही है। जैसे कि वो मुंबई का क्षेत्र हो गया, पुणे का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे ये पाई जाती है लाल मृदा, ठीक। तो तीसरा भी सही है, इसका हो जाएगा केवल 2। 10 नंबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून संपूर्ण भारत को समाविष्ट करता है, इस मौसम में किसी भी स्थान पर सूखा नहीं पड़ता। देखिए ऐसा तो है नहीं, पहला मैंने गलत हो जाता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि जो मानसून आता है हमारा जो पहला में जो जो आपका जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, तो ऐसा है नहीं कि पूरा वो भारत को 100% मतलब देखिए यहाँ पे मैं देखिए क्या बोल कह रहा है, कह रहा है किसी भी स्थान पर सूखा नहीं पड़ता, ये तो अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। ठीक है, मानते हैं कि 80% 90% बारिश हुई, तो ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि कहीं ना कहीं बारिश ना हुआ हो। आप कर्नाटक को ही देख लीजिए, जैसे कर्नाटक का जो क्षेत्र आता है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र आता है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो जो रिटर्निंग जो मानसून होता है, जो उत्तरी पूर्व जो मानसून होता है, रिटर्निंग मानसून जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा वहाँ पर बारिश होती है। लेकिन तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, दूसरा भी गलत है। होती क्यों नहीं है, अभी आप देख लीजिए कई जगह दिल्ली हुआ, आपका यूपी में बारिश हो ही रही है, क्योंकि ये लौटता मानसून, एक तो लौटता मानसून होता है, दूसरा होता है ये कि जो जनवरी में टाइम में होता है ये है कि जो भूमध्य सागर के ऊपर जो क्या बोलते हैं वेस्टर्ली विंड्स जो चलती हैं, तो और जेट स्ट्रीम के संपर्क में आने के बाद वहाँ से एक पछुआ विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो समझिए कि पंजाब हरियाणा साइड हो गया, दिल्ली साइड हो गया, यहाँ हल्की बारिश कराता है, मूसलाधार बारिश। जो रबी की खेती होती है वो गेहूँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि मानसून की अवधि में वर्षा रहित अंतराल, हाँ तो ये आपका वर्षा अंतराल, हाँ ये तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक। वर्षांतराल इसको बोलते हैं, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 2 गलत एक सही, इसलिए 1 हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहली बात है कि दुर्बलता मंडल सहित भूपर्पट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग स्थल मंडल। देखिए जो स्थल मंडल निर्माण होता है वो दुर्बलता मंडल, यहाँ पर सहित लिखा है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, तो एस्थेनोस्फेयर को नहीं इसमें लिया जाता है। जो हमारा लिथोस्फेयर होता है स्थल मंडल, वो आपका दुर्बलता मंडल के ऊपर जो परपट्टी होती है जिसको क्रस्ट बोला जाता है, ठीक। तो उसको आपको सिर्फ लिथोस्फेयर में ऐड किया जाता है, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपका इसके बाद दूसरा बोल रहा है कि पृथ्वी का क्रोड भाग 2900 किलोमीटर, ठीक सही है। फिर आगे से प्रारंभ होता है जो उच्च घनत्व के कारण पूरी तरह से ठोस अवस्था में। देखिए ये ऊपर वाला से नीचे वाला गलत है। आपको पता होगा कि जो क्रोड है, जैसे ये आपका ये मेन जो देखिए ये एक इनर क्रोड हो गया, ये आउटर कोर हो गया। तो जो आउटर कोर है वो आपका लिक्विड है, ठीक, और जो इनर कोर है वो आपका सॉलिड है, ठीक। तो ये आपका पूरी तरह ये गलत है। लिखा क्या है यहाँ पे कि पूरी तरह ठोस अवस्था, तो पूरी तरह नहीं है, एक ठोस अवस्था में है, एक द्रव्य अवस्था में, इसलिए आपका दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। 12 नंबर है कि ज्वालामुखी प्रस्फुटन के संबंध में, जब ज्वालामुखी जब प्रस्फुट होता है तो क्या मतलब घटनाएं क्या क्या होती है। तो पहला है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का एक उदाहरण है, सही बात है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो बेसाल्ट जो भी प्रवाह क्षेत्र है जो काली मृदा का जो अभी निर्माण हुआ है इसका पक्ष से, वो सभी के सभी ज्वालामुखी प्रस्फुटन के ही परिणाम है। दूसरा है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप, ये गलत है। देखिए भारत एकमात्र ये ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन ये सक्रिय एकमात्र है, ठीक। भारत में टोटल 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक नारकोंडम है और दूसरा आपका बैरन द्वीप हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ बैरन द्वीपों का एक नारकोंडम है, ठीक, तो ये एकमात्र नहीं है, एक और है। तीसरा है कि हिंद महासागर मध्य महासागर कटक ज्वालामुखियों से रहित है, ठीक। तो जो तीसरा है ये आपका गलत है, ऐसा तो है नहीं, रहित तो है नहीं। आप जो भी मतलब ये भारत का अगर मैप देखेंगे तो यहाँ का जो एक यहाँ पे ये मिड ओशनिक रीज, जो यहाँ का जो मग्न तट है थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कटक है, महासागरीय कटक, ये उपस्थित है यहाँ हिंद महासागर में, उसके द्वारा इसलिए कि देखिए अटलांटिक महासागर हुआ और ये हिंद महासागर हुआ, इन दोनों में कटक पाए जाते हैं, ठीक। तो आपका ये भी तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, पहला सही, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। 13 नंबर है कि मैग्मा सामग्री का एक बड़ा पिंड भूपट्टी के अधिक गहराई में ठंडा गुंबदों के आकार का विकसित होता जाना चाहता। देखिए ये जो होगा इसके कई मतलब टर्म आते हैं। देखिए एक होता है एक होता है लैपोलिथ, एक ऐसे होता है, एक गुंबद आकार का होता है, एक होता है कि जो नीचे वहाँ पे मैग्मा का भंडार होता है, एक ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, इसको डाइक बोलते हैं,
एक क्षैतिज होता है, इसको सील बोलते हैं। अलग अलग मतलब ये आपका जो अगर पढ़ेंगे आपकी भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं तो उसमें आपको इस चैप्टर में आपको ये 11 के एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैथोलिथ। 14 नंबर है कि टिलाइट। देखिए जो टिलाइट है ये पहला इसका सही होगा। यह हिमनदों के निक्षेप से बना एक अवसादी चट्टान है। जो टिलाइट होता है वह हिमनदों के निक्षेप से बना एक अवसादी चट्टान होता है। इसके बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है कि भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है। ठीक सही बात है। जो भारतीय प्लेट है उसमें मेडागास्कर हो गया, ये पश्चिमी जो अभी देखते हैं पश्चिमी क्या बोलते हैं पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा पश्चिमी घाट है वो आपका वो मेडागास्कर से सटा हुआ था, और इधर का जो पूर्वी घाट था वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से सटा हुआ था इधर का। तो इसका आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह एक समय भारतीय महाद्वीप 50 डिग्री दक्षिण, हाँ दूसरा भी सही है। लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, एक दूसरे की भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 16 नंबर है कि प्लेट विवर्तनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला है अब सारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी होती हैं। पहला आपका जो है अब सारी सीमाएं विनाशकारी के पहला आपका गलत है। जो अब से देखिए अभिसारी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जैसे ये आपका 2 प्लेट है, अगर ये आपका अति अपसारी हो गया ऐसी एक सेकंड, ये तो आपका अपसारी हुआ एक सेकंड। अपसारी जो होता है जैसे आप जो अटलांटिक में जो मिड ओशियनिक रीज है तो वहाँ पर जो आपने देखा होगा कि ऐसे इस आकार का बना हुआ है। तो वहाँ पर होता ये है कि ये ऐसे कैसे जाता है, जो दो मतलब जो भू स्थल है अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर छोटा मोटा जो भी लावा से भर जाता है उतना मतलब ये मतलब विनाशकारी नहीं होता है। यही अगर अभिसारी देखते हैं ये तो आपका अपसारी हो गया। यही अगर अभिसारी देखते हैं तो एक ऐसे जाता है और दूसरा ऐसे आता है। ये जहाँ ऐसे क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वहाँ देखिए अधिकतर भूकंप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपका जो अभिसारी होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और अपसारी होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं। इसके बाद चलिए ये हो गया, पहला आपका गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि अभिसारी सीमाएं रचनात्मक प्रकृति की होती हैं। देखिए दूसरा भी आपका ये गलत है। ऐसा तो है नहीं, रचनात्मक कैसे हो गई? आपका ये दोनों मिलकर यहाँ पे आपका क्या कर रही हैं, एक तो यहाँ पर ट्रेंच भी बना रही हैं और दूसरा है कि आपका ये भूकंप भी ला रही है। तो रचनात्मक प्रक्रिया इसमें नहीं होता। रचनात्मक कहाँ होगा? जो अपसारी होता है उसमें रचनात्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो आपका दूसरा विकल्प हो जाए। तीसरा है कि रूपांतरण से अपना तो रचनात्मक होते नहीं, हाँ तीसरा सही है। देखिए ये ऐसा होता है जैसे दो ये लैंड मास हो गया समझिए। ठीक, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है। ये मान लीजिए दोनों का दोनों एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो गया। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे या ये दोनों अगर विपरीत में एक साथ चलेंगे तो होगा क्या, नहीं किसी का ना ह्रास होगा ना किसी में चला जाएगा एक्स्ट्रा होगा। मतलब एक दूसरे को मतलब अगर ऐसा होता है तो भूकंप आते हैं लेकिन किसी ना कोई रचनात्मक होता है ना विनाशकारी होता है। ठीक, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। 17 नंबर है कि भू आकृति कारक। देखिए भू आकृति कारक में आपका अपवाहित जल हो जाता है। जल के द्वारा भी भू आकृतियाँ निर्माण होती है। पवन के द्वारा भी होता है, धाराएँ के द्वारा भी होता है, जो टाइड जो भी बहता है करंट हो गया, हिमानी के द्वारा भी होता है जो अपना अभी टिलाइट पढ़ा, जो अपना अवसादी क्षेत्र जो पढ़ा, लहर के होता है। लेकिन ज्वालामुखी के द्वारा कोई भू आकृति का निर्माण नहीं होता है। इसलिए आपका केवल 5 हो जाएगा। 24 सी। 18 नंबर है कि इस फसल का उपयोग भोजन और चारे दाने के रूप में। देखिए ये जो दे रहा था ये मक्का के बारे में बोल रहा है। देखिए जो मक्का की जो फसल होती है ये क्या है कि भोजन के रूप में हम लोग करते हैं, चारे के रूप में भी करते हैं। ठीक, और खरीफ फसल तो है ही, इसमें गन्ना तो होगा नहीं, चावल भी नहीं होगा। चावल तो हम लोग खुद खाते हैं, भले उसके जो पुआल बोलते हैं वो तो ठीक है अपना गाय को खिलाते हैं, लेकिन मेन तो जो मक्का होगा मोटा अनाज हो गया ये आपका रबी के समय में ज़्यादा इसका बुआई होता है, लेकिन मक्का जो हो गया वो खरीफ के समय का है। ठीक, इसके बाद आगे 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम होता है। देखिए एल्युमिनियम में आपको पता होगा कि एक बॉक्साइट होता है और एक कोरंडम होता है। ठीक, तो आपका ये बॉक्साइट एक कोरंडम हो जाएगा 19 नंबर। 20 नंबर है कि मोढेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में। देखिए पहला है कि इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में, हाँ पहला सही है, इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया। दूसरा है कि विषु के दौरान सूर्य की किरण इस मंदिर के केंद्रीय भाग में पड़ती है, हाँ दूसरा जो है दूसरा भी सही है। जो आपका जो इक्विनोक्स जो होता है तो उससे सूर्य की किरणें जो होती हैं वो इसके डायरेक्ट केंद्रीय भाग में पड़ती है। तीसरा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। देखिए ये तो सही है, शामिल किया गया है, लेकिन इसको अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में जोड़ा गया है ठीक है, लेकिन अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी।
21 नंबर है कि द लाइफ डिवीजन, द मदर एंड द फ्यूचर प्रॉपर्टी। इसमें तो रविंद्र टैगोर हो गए, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें अरविंदो घोष द्वारा ये तीनों लिखा गया है। इसके बाद 21 हो गया। 21 के बाद अब 22 पे चलते हैं। 22 नंबर है, पहला कि श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। हाँ, पहला आपका सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य, हाँ दूसरा भी सही है। इसका ये दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक। 23 नंबर है, 23 नंबर पूछ रहा है कि हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुसंधान, अध्ययन और कार्य। हाँ, ये हाल ही में जर्मनी के साथ हुआ था। 24 नंबर है कि पूछ रहा है कि मध्य एशियाई देशों से बढ़ते को संपर्क के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा पहला। देखिए मेन इसमें देखिए करना क्या है, जो भी भारत कहीं से भी अगर कर रहा है तो अपने आर्थिक लाभ के लिए कर रहा है। दूसरा है कि अगर मतलब उनसे मिलने के साथ किसी भी अगर क्षेत्रीय कोई शक्ति अगर बढ़े, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान को, उनसे लड़ने के लिए, भू राजनीतिक विश्व हित के लिए ये कर रहा है, तो पहला सही है। दूसरा भी है कि आपका प्रचुर ऊर्जा संसाधन तक पहुँच है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, तीसरा भी सही है। और चौथा जो है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय सैन्य संगठनों की भागीदारी, पाँचवा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसके केवल आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर आगे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में। देखिए जो ILO है वो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया था, तो ये 1945 नहीं, यहाँ 1919 होगा। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह सरकार नियोक्ता तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों वाली एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, दूसरा भी आपका सही है। ये त्रिपक्षीय एजेंसी है, नियोक्ता और कर्मचारी और सरकार वाली। तीसरा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक एंड सोशल डायलॉग रिपोर्ट, हाँ तीसरा भी आपका सही है, इसलिए आपका केवल 2 हो जाएगा। 26 नंबर बोल रहा है कि फुजीवारा प्रभाव। देखिए जो दो चक्रवात होते हैं उनके बीच की क्रिया जो होती है उसको फुजियारा प्रभाव बोलते हैं, तो यहाँ पर 26 का भी हो जाएगा। 27 नंबर है कि कारागार और उसमें निरुद्ध व्यक्ति, भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची के अंतर्गत एक। देखिए पहली बात की जो कारागार है, कारागार तो ये राज्य सूची का विषय है, यहाँ समर्थी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता का या निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार संविधान द्वारा एक गारंटी मूल अधिकार है। देखिए यह कोई मूल संविधान में नहीं दिया गया है। अगर मूल संविधान पूछे तो ये आपका मतलब नीति निषेध तत्व में बाद में जोड़ा गया है ऐसा, लेकिन बाद में देखिए हुआ ये कि आर्टिकल जो 21 है उसका तो विस्तार बहुत किया गया है। तो एक हुसैनरा खातून 1979 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया था कि जो निःशुल्क विधिक सहायता है ये आर्टिकल 21 के अंदर मूल अधिकार है। फिर आपका जनहित याचिका, PIL जो भी है ये सब उसका अस्तित्व में आया, इसलिए आपका दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए केवल B उत्तर हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर दिया है कि परमाणु ऊर्जा के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, तो आपका ये आपका 5वां, ये पहला आपका सही हो जाएगा। जो परमाणु ऊर्जा है वो 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, भारत के लिए विद्युत का। दूसरा कि NPCL है, हाँ दूसरा भी सही है। तीसरा है कि थोरियम को, हाँ तीसरा भी सही है, थोरियम जो है उसको भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है। 29 नंबर है कि समुद्रयान मिशन के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए पहला दिया है कि ये 10,000 मीटर की गहराई तक बहना, ये आपका पहला ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह भारत का पहला अद्वितीय मानवित महासागर मिशन है, हाँ दूसरा सही है। जो डीप ओशन का एक हिस्सा, हाँ ये भी सही है। तीसरा है कि इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ये गलत है, इसको इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। 30 नंबर है कि किलोनोवा निम्नलिखित में किस घटना के सर्वोत्तम रूप से देखिए किलोनोवा जो होता है ये 2 न्यूट्रॉन तारों के संगठन और विलय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का तीव्र विस्फोट, जो किलोनोवा जो है उसका घटना के सर्वोत्तम रूप आपका, इसका उत्तर B हो जाएगा। तीसरा कि काले प्रवाल उत्सर्जन, देखिए ये हाल ही में अभी न्यूज चर्चा का विषय था। देखिए जो प्रवाल जो सामान्य जो प्रवाल होते हैं वो पहली बात की गहराई में नहीं पाए जाते, लेकिन ये काले प्रवाल जो था ये अभी हाल ही में इसको शोध किया गया है इस पर, तो ये आपका 8,000 मीटर गहराई में पाए जाते हैं, ये सही है। दूसरा भी है कि यह छोटे प्राणी को जो गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए, हाँ दूसरा भी सही है। जो अभी नए जो काले पर ब्लैक जो कोरल रीफ के बारे में जो भी अभी इन्फॉर्मेशन अभी वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है, ये आपका इसमें ये दोनों उसके पूरा करते हैं, इसलिए आपका किसी केवल एक और दो दोनों हो जाएगा। 32 नंबर है कि डोकरा शिल्प, पहला है कि इसका अभ्यास गुजरात, हाँ पहला गलत है। दूसरा है कि घंटा धातु शिल्प का रूप, हाँ दूसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। 33 है कि सैंड बैटरी के संदर्भ पूछ रहा है। सैंड बैटरी का उच्च क्षमता, देखिए पहला इसमें सही होगा, दूसरा भी सही होगा। जो भी इसमें दिया है कथन ये पहला और दूसरा दोनों सही होगा। 34 नंबर है कि OECD वैश्विक न्यूनतम दर, देखिए जो एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स होता है
जो किसी भी अगर कोई कंपनी कहीं का कार्य कर रही है, किसी भी वर्क कर रही है किसी अगर देश में, तो उस देश से ही मतलब अपेक्षा की जाती है एक मिनिमम टैक्स इतना रखें। तो देखिए पहला एक कर प्रतिशत का, अगर ऐसा रखा जाएगा मिनिमम, तो इसमें भाई जो टैक्स जो कंपटीशन है वो तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो पहला सही है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन ऐसे देश होते हैं जो कम टैक्स पर मतलब कम टैक्स वसूलते हैं और अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ न्योता देते हैं, बुलाते हैं कि अपने हमारे यहाँ से आप कारोबार सुचारू ढंग से करिए, आप हमको टैक्स कम दीजिए। इस पर भी अगर पड़ेगा। तीसरा है कि ये आधार चरण और लाभ हस्तांतरण, ये भी सही है। चौथा है कि राष्ट्र का कर संप्रभुता, ये भी सही है। मान लीजिए कि अगर भारत कोई अगर कोई मतलब कोई अगर विदेशी संस्था है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भारत से कहे कि आपको एक मिनिमम टैक्स इतना रखना है, मतलब किसी भी अगर कोई भी कंपनी आपके यहाँ काम कर रही है, तो ये भी तो भाई राष्ट्र की जो कर संप्रभुता है उसका एक हम चोट होगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी 4। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है 35 नंबर। 35 नंबर है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। तो पहला है कि भारत मध्यम भुखमरी सूचकांक। देखिए पहली बात कि मध्यम भुखमरी सूचकांक नहीं, भारत जो है वो गंभीर भुखमरी सूचकांक की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो 107%, 107वां नंबर पर था भुखमरी सूचकांक में। मतलब नीचे से चौथा पाँचवा वो आ रहा है, समझ लिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद इसका ही नंबर है। तो ये आपका मध्यम नहीं होगा, ये आपका गंभीर हो जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में 50% से अधिक बच्चे बौने पर 50 नहीं है, ये जो डाटा है जो हाल की रिपोर्ट आई है उसमें 35.5% दिया गया है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ये सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दिया जाता है, तो नहीं, तीसरा जो है ये भी गलत है। तीसरा जो FAO द्वारा नहीं, जो इसका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है वह कंसर्न वर्ल्ड एंड वेल्थ हंगर हिल्स के द्वारा दिया जाता है, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं। 36 नंबर है CBDC के बारे में कि सेंट्रल बैंक CBDC करें। देखिए ये जो ई-रुपये होता है, इसके लिए अगर हमको कोई ई-रुपये सरकार देती है, तो अगर हमारा बैंक खाता ना भी रहेगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बार कोड के रूप में मिलेगा हमको, या कोई छोटा अगर मोबाइल होगा मेरे पास तो उसमें कोड के रूप में मिल जाएगा। इसमें बैंक खाते से कोई मतलब ही नहीं होता है। जो डायरेक्ट जहाँ हम लोग खरीदारी करेंगे उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो सरकार या RBI के द्वारा वो सब होता है। मतलब मेन जो किसान, मतलब किसान कहिए या इंडिविजुअल कहिए या कंज्यूमर कहिए, उसके पास ज़रूरत नहीं है कि उसका अकाउंट हो। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसे खुदरा थोक दो, हाँ ये भी सही है। तीसरा है कि फिएट करेंसी के साथ 1 to 1 विनिमय के द्वारा लागू होगा। तो फिएट करेंसी तो भाई क्यों नहीं है। देखिए एक फिएट करेंसी होती है, एक लीगल करेंसी होती है। लीगल तो लीगल टेंडर आपका जो 500,000 का जो नोट हो गया, और एक फैट है। फैट का मतलब कि जो हमारी जो भारत सरकार है RBI है, इसको मान्यता दी हुई है, इसलिए ये फैट करेंसी हो जाएगा। तो इसका तीनों सभी 3 हो जाएगा। 37 नंबर है कि PM स्वनिधि योजना। देखिए ये जो योजना भी हाल ही में लागू की गई है, यह सामाजिक न्याय नहीं, यहाँ पे शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह लागू की गई है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले कार्य, हाँ दूसरा आपका सही है, इसलिए इसका केवल 2 हो जाएगा। 38 नंबर बोल रहा है कि बेरोजगारी के प्रकार दिया है और परिभाषा। पहला है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तो भाई सही ना, मामूली सी बात है। जहाँ कोई मतलब कम काम हो, ज़्यादा आदमी लगे हो, तो ये अधिक लोग कार्यरत हो, तो ये आपका प्रच्छन्न पहला सही है। दूसरा संरचना, ये निश्चित मौसम दे रहा है, तो मौसम ये आपका मौसमी बेरोजगारी होता है, यहाँ लिखा है संरचना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी, तकनीक परिवर्तन, ये तकनीकी संबंधी अगर कोई कमी होती है तो उसके नौकरियों की हानि होती है, तो तकनीकी बेरोजगारी खाता है, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग। 39 नंबर है कि जो हाल ही में जो समाचार में मेजोट्रोपिस पोलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा, और ये जो 3 जो नाम दिए गए हैं, ये आपका हिमालय में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियां हैं, जिन्हें IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं 40 नंबर। 40 में है कि NFSA द्वारा, देखिए पहली बात कि यह लिखा है कि सभी भारतीय नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों नहीं, यह 50% शहरी और 75% ग्रामीण आबादी को यह खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि केंद्र और राज्य सरकार, हाँ दूसरा आपका सही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है। केंद्र का कार्य होता है खरीदना, और राज्य सरकार का होता है कि लोगों तक पहुँचाने का कार्य। ठीक, तो इसका केवल 2 हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर जो मिष्टी योजना, हाल ही में अभी वो मैंग्रोव का जो था, इसके बारे में मोदी सरकार ने अभी मोदी सरकार के केंद्र सरकार ने भी लॉन्च किया है। तो इसमें तीनों आपका ये तीनों सही होगा। ये आपका ये मैंग्रोव वाला है, मैंग्रोव का वृक्ष लगाना है, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, इसमें सभी 3 हो जाएगा। 42 नंबर है कि एयरसेट के बारे में, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, इसमें एयरसेट के बारे में बोला गया है। तो इसमें पहला होगा एयरसेट का मतलब कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कोई मतलब हवा में ही अगर कोई शेड बन गया, जैसे ग्रीन हाउस गैस समझ लीजिए, एक परत समझ लीजिए, ओजोन लेयर है,
प्रदूषक अवरोध के नाम से। तो आपका ये एयर सिटीज़ को ही बोलते हैं, तो इसलिए उत्तर आपका ए हो जाएगा। आप चारों को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि ए ही सही होगा, तो इसका ए हो जाएगा। 43 नंबर है कि विश्व जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट, यह जो जारी करता है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 44 नंबर है कि काली मृदा के संदर्भ में। अब काली मृदा के बारे में देखना है। सबसे पहला है कि काली मृदा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है, ठीक है भाई। दूसरा है कि इस मृदा में कार्बन स्टॉक का ह्रास होता है, हाँ, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में नहीं, जो नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है, और इसमें किंतु आयरन कैल्शियम पोटेशियम की इसमें अधिकता होती है और इसकी कमी होती है, उल्टा दे दिया है, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल 2 युग्म हो जाएगा। 45 नंबर है कि हिमालय याक के संबंध में, ये देखिए FSI द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है हाल फिलहाल में, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा ये तिब्बती पढ़ाई स्थानिक प्रजाति, दूसरा भी सही हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 46 में है कि मीथेन के संबंध में दिया गया है। देखिए सबसे पहले है कि इसमें है कि यह सबसे जटिल हाइड्रोकार्बन है, ऐसा तो है नहीं। जटिल तो आपका ये फ्लोरीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब है। बेंजीन हो गया, सिट्रिक एसिड, आपका CH4 कोई जटिल कार्बनिक है तो नहीं, ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसका सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली है, ठीक है, प्राकृतिक प्रणाली है ही। जैसे जो मीथेन होता है वो कहाँ ऐसी जगह प्रयोग मतलब बनता है जहाँ मतलब वहाँ ऑक्सीजन ना जाए, जैसे गोबर का ढेर हो गया, वो उसके ऊपर फेंकते चले जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन अंदर पहुँच नहीं पाता है, जिससे मीथेन गैस बनने लगता है, तो CH4 ही हो गया। तीसरा है कि वैश्विक तापमान क्षमता की दृष्टि से यह कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावकारी है ही भाई, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, CH4 का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपका दूसरा और तीसरा दोनों हो जाएगा, इसलिए केवल आपका 2 और 3 विकल्प भी हो जाएगा। 47 नंबर की कुल प्रजनन दर, देखिए जो कुल प्रजनन होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR जो होता है, वो होता है कि प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या से है, ठीक। आपका इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर है कि कितने कृषि और खाद्य संगठन की पहल है। देखिए 48 नंबर है आपका, ये जो चारों है, चारों की चारों पहल है, जो आपका एग्रीकल्चर और फूड एंड एग्रीकल्चर FAO द्वारा चारों को चारों ये चीज़ किया गया है, ठीक। तो आपका केवल सभी चार हो जाएंगे। जो 49 नंबर है कि भारत का देशांतर और अक्षांशीय सीमा, देखिए जो भारत का ये भारत का मान लीजिए मैप हो गया, ठीक। इसका देखिए जो ये आपका ये देशांतर हो गया और ये अक्षांश हो गया, ये लगभग आप समझिए कि ये स्क्वायर के हिसाब से समझ लीजिए, तो ये भी लगभग आपका 31 डिग्री के लगभग होता है, ये भी लगभग 30 डिग्री का होता है, ठीक। ये लंबाई देखेंगे आपका 33 से कुछ है, या 29 से ये वाला कुछ है, तो आपका ये चारों तरफ से बराबर है, मतलब स्क्वायर समझ लीजिए। ये 30 डिग्री अक्षांतर जो दिया है ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि भारत मानक समय IST 82 डिग्री 30 वेस्ट बोल रहा है, लेकिन जो ये मान लीजिए ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, इधर आपका भारत हो गया, तो ये अगर इधर जाते हैं तो आपका ईस्ट होता है, इधर जाते हैं तो आपका वेस्ट होता है, तो आपका यहाँ पे वेस्ट दिया है, वेस्ट नहीं होगा, यहाँ ईस्ट होना चाहिए, ठीक। तब आपका दूसरा सही हो जाएगा। पहला भी आपका, ये पहला भी सही है, इसलिए उत्तर हो जाए कि 1 और 2 दोनों, ठीक। एक सेकंड, अरे ये तो डब्ल्यू दिया, बताइए वेस्ट, ये गलत है आपका, ये केवल 2 केवल, अरे यार पहला आपका देखिए पहला सही हो गया। एक सेकंड इसको पूरा मिटा दे पहले। केवल आपका भारत का देशांतर और अक्षांशीय सीमा 30 डिग्री है, हाँ पहला सही है। दूसरा यहाँ वेस्ट नहीं होगा, यहाँ ईस्ट होगा, ठीक। तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा, इसलिए केवल 1 हो जाएगा। 50 नंबर है कि भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण मूलतः प्राचीनता पट्टिका ग्रेनाइटों से हुआ है, सही है। देखिए जो आपका जो आग्नेय सेल होती है उसमें यही होता है कि जैसे कि एक ग्रेनाइट हो गया, एक बेसाल्ट हो गया, जो मैग्मा होता है वो अगर बाहर निकल जाता है उसके मुख से, ज्वालामुखी से, तो उसको आपका बेसाल्ट बनता है। अगर अंदर ही अगर ठंडा हो जाता है गहराई के क्षेत्र में तो उसको ग्रेनाइट बोलते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तर पूर्व में मेघालय पठार और पश्चिम में राजस्थान का प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार है, दूसरा भी आपका सही है। जो यहाँ पे आपका जैसे ये भारत का मैप हो गया, तो जो आपका ये इधर का जो ये क्षेत्र है और बीच में पता है कि यहाँ राजमहल हिल्स आता है, और ये आपका मेघालय का पठार, ये पहले मतलब प्राचीन में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद के समय में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए इधर। तो यहाँ पे आके आपका गंगा, और ये इधर से आके आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी, ठीक। तो ये पहले एक थे, दोनों एक ही खंड के विस्तार थे। दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 दोनों, तो आपका सी हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर है कि हिमालय के संबंध में, तो इसमें पहला जो इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केवल 3 हो जाएगा।
क्योंकि पेड़ के छाल टॉक्सिल का एक स्रोत है जो संभावित कैंसरोधी गुणों वाला है। तो आपका उत्तर केवल 3 हो जाएगा। ठीक, तो आपका उत्तर इसमें है केवल 1 हो गया। इसके बाद है कि संभावित साधन। संभावित साधन को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होता है उसको इसका देखते हैं परिभाषा कौन सा संदर्भित करता है। तो इसमें जो बी होगा वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता। इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। 53 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में पवित्र उपवन क्या है। जो पवित्र उपवन है यह वन या उपवन वो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण जो स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित होते हैं, ये भी सही है। कम्युनिटी रिजर्व जिसको बोला जाता है। और इसके बाद 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि कर्तन और दहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कर्तन और दहन होता है जिसको आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है, जैसे झूम कृषि हो गया ये सब। तो इसमें पहला दिया है कि इसमें वन के एक हिस्से को साफ करना, इसको ही मतलब स्लैश एंड बर्न हो गया। जो झूम कृषि होता है एक जगह पहले क्या किया जाता है, एक जगह पहले की चीज़ को जो भी फसल होती है उसको जला के फिर दूसरी जगह खेती किया जाता है, और फिर वहाँ खेती होती है, दूसरी जगह ठीक हो गया रहता है, फिर इधर खेती किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, ये चीज़ होता है। तो आपके इसमें पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में यह प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। जो अभी भी कई क्षेत्र हैं, जैसे कि आप हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जो पराली जलाया जाता है किसी उद्देश्य से पराली को जलाया जाता है। ठीक, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। या इसके क्षेत्र में विस्तार कई जगह विस्तार है भारत में, इसका दूसरा गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 55 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के संदर्भ में रक्तहीन क्रांति के संदर्भ में। देखिए रक्तहीन क्रांति के बारे में पूछा है तो आपका इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि जो आपका जो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था भारत की आज़ादी के बाद, तो इसमें कि यह भूमि ऐसा लग रहा था कि मतलब कि बहुत इसमें रक्त बहेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन बिना कोई रक्त बहे हुआ ये कि जो भूमिहीन किसानों थे उन्हें एक भूमि का एक बड़ा हिस्सा स्वेच्छा से दान करने की एक पहल की। ठीक, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर में दिया है कि धात्विक खनिजों में एक निश्चित संरचना में धातुओं के एक या अधिक रूप होते हैं। जी हाँ, पहला आपका सही हो जाएगा, कथन एक सही है। दूसरा है कि अभ्रक एक धात्विक खनिज है। नहीं, अभ्रक जो होता है जो माइका जिसको बोलते हैं ये धात्विक नहीं अधात्विक खनिज होता है, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक, इसके बाद अगला 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर में बोल रहा है कि भारत में जूट वस्त्र के संदर्भ में पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो जूट मिल था वो 1859 में कलकत्ता के पास स्थापित किया गया था। पहला जी हाँ बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि विभाजन के बाद अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। आपको यहाँ पाकिस्तान का लग रहा होगा, लेकिन जो बांग्लादेश है वो उसी को पहले पाकिस्तान बोला जाता था, और जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। और आपका जो जिस टाइम बंटवारा हुआ था तो अधिकांश जो जूट उत्पादक क्षेत्र था वो बांग्लादेश में चला गया था। ठीक, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर में है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है घरेलू उपचार, दूसरा एक सुंदर प्रभु पर जिसमें पूछा जा रहा है कि संसाधन किसे माना जाना चाहिए। देखिए आपका जो घरेलू उपचार है यही अगर आप घरेलू उपचार कहीं और दूसरी जगह उपचार कराते हैं तो उसका आप पैसा देंगे ही। ठीक, ये भी संसाधन ही है। दूसरा है कि एक सुंदर भूख पर जैसे ये भी सही है। एक बाक्साइटिस ये भी है ही, तो ऐसा ही दिख रहा है। कई फिजिकल रिसोर्सेस है। चौथा बुद्धिमत्ता, ये भी इंटेलिजेंस है। यही अगर आप कंपनी में कहीं लगाएंगे तो आप उसके प्रॉफिट कमाएंगे। चौथा दोस्तों परिवार से नहीं, ये तो होगा ही होगा। पाँचवा तीसरा आपका सभी 5 उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर है कि उपयुक्त कारकों में से कितने मृदा के निर्माण में योगदान देते हैं। ये पूछ रहा है कि मृदा के निर्माण में योगदान कितने देते हैं। इसमें देखिए 1, 3, 5, देखिए कोई भी मृदा का निर्माण होती है तो कई समय बाद होती है, तो आपका समय लगेगा ही। जो वनस्पति और जीव होते हैं, जो भी जनक सेल हो गए, वनस्पति जीव जो होते हैं मान लीजिए, और उनके जो फॉसिल फ्यूल्स है जीवाश्म जो है वो कई कई वर्षों करोड़ों वर्षों तक वो जब सड़ेगा गलेगा तो उससे वो भी उर्वरक पैदा होगा, चाहे खाद जो भी निर्मित होगा। ये आपका मिट्टी का निर्माण में योगदान देते हैं। वर्षा तो होगा ही होगा, ऊंचाई के साथ भी होगा, अलग अलग ऊंचाइयों पे इसका अलग भिन्न भिन्न होता है। जनक सेल जो होता है, आपका रोग जो होता है मिनरल, ये भी होगा ही होगा। इसलिए सभी 5 हो जाएगा। 60 नंबर है कि मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में देखिए पहला जो मल्चिंग बोला था ये आपका पहला सही होगा। पौधा के बीच अनावृत भूमि जैव, ये आपका पहला सही है। दूसरा है कि समोच्चरी एक देखिए रहता है, काउंटर बैरियर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। खड़ डालने पर चौड़ी सपाट सीढ़ियाँ खेती, ये आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपको जो सीढ़ीदार खेती होती है टेरेस फार्मिंग इसको बोलते हैं। दूसरा गलत है। तीसरा एक अंतर फसल, विभिन्न फसलों एकांतर कतार में उगाई जाती हैं, तीसरा आपका सही हो जाएगा। इसलिए केवल आपका बी 2 हो जाएगा।
60 के बाद 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 2.7% अलवणीय है। हाँ भाई सही है। दूसरा 7% अलवणीय जल, हाँ दूसरा भी सही है, लेकिन जो दूसरा दोनों सही है, लेकिन दूसरा की ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आपका बी हो जाएगा उत्तर। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र पद का सबसे, देखिए जो इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है, ये बोला है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। जो संकीर्ण क्षेत्र है ये बायोस्फीयर के बारे में बता रहा है, ये जैव मंडल है। ठीक, दूसरा है जैव और अजैव, ये दोनों घटक शामिल होते हैं। ये परितंत्र में जैव और अजैव दोनों घटक शामिल होते हैं, साथ में एक एनर्जी जैसे सूर्य का भी इसमें शामिल होता है। ठीक, तो आपका परितंत्र हो गया। ठीक, अब ये जैसे पानी क्रियाशील होता है तो ये आपका नीस हो गया। ये आपका भावी एक प्रजाति का प्राकृतिक क्षेत्र है, हैबिटेट हो गया। तीसरा नंबर है कि वन्य जीवों के अनसिटी, देखिए जो साइट्स है वो आपका जो ट्रेड संबंधित है, जो भी मतलब वनरेबल जो जीव हो गए उनका ट्रेड अगर अवैध रूप से हो रहा है तो उसके संबंध में CITES साइट्स कार्यक्रम लाया गया है। तो आपका 1975 ये सही है। 1974 में भारत में 1975 में भारत ने साइन किया। ठीक, दूसरा है कि इसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीव और वनस्पतियों का प्रतिरूपण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिजन। हाँ, दूसरा भी आपका ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब है 64 नंबर, उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक्स के संबंध में। देखिए पहला है कि यह पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका के 5 गहरे मीठी पानी की झीलें हैं। ठीक, आपका जो 5 होती हैं होम्स, ठीक, आपका ऐसे सुपीरियर हो गए, एम से मिशिगन हो गए, मतलब ओरू हो गए, मतलब 5 आपका ये झीलें हो गई। ठीक, सुपीरियर झील ऊपर की ओर ऊंचे स्थान पर स्थित है, सभी झीलें में सबसे बड़ी झील है। ठीक, सुपीरियर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तीसरा है कि इनमें 4 झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक, जो 4 झीलें ऊपर हो गई, जो मिशिगन नीचे है वो आपका पूर्ण रूप से अमेरिका में आता है। ठीक, तो इसका उत्तर आपका सभी 3 हो जाएगा। 65 नंबर है कि भारत में वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों का वास्तविक वन आवरण में कोई वृद्धि किए बिना बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा है कि भारत में सरकार वन विकास के राजस्व विकास के वास्तविक वन आवरण पर विचार कर रही है। ऐसा नहीं है, जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, नया से प्लांटेशन कर रही है नई नई जगह पे। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ लगा है वहाँ लगवा रही है। दूसरा तो गलत हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। 66 नंबर है काफ़ी उत्पादन के संबंध में। देखिए काफ़ी जो उत्पादन जो क्षेत्र है, पहला है कि रोबस्टा जो काफ़ी की जो किस्म है वो रोबस्टा लिखा है, तो यहाँ रोबस्टा नहीं होगा, ये अरेबिका होगा। ये भी रोबस्टा भी एक प्रजाति है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मांग है वो अरेबिका काफ़ी की है। ठीक, तो इसका दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि देश में काफ़ी के कुल उत्पादन का 2/3 से अधिक उत्पादन अकेले केरल करता है। नहीं, अकेले जो 2/3 से अधिक है वो कर्नाटक करता है। ठीक, इसका कर्नाटक हो जाएगा, तो दोनों आपका ये गलत है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, न तो 1 न ही 2। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला बोल रहा है कि 67 नंबर कोयले के संदर्भ में पूछ रहा है। तो कोयले के संदर्भ में पहला लिखा है कि जो एंथ्रेसाइट होता है उच्चतम कैलोरी मान, ये 100% लिखा है, ये तो गलत है। ऐसे ही जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो 85 से 90% शुद्ध होता है। उसका तो पीठ ढलवा जो हो गया वो 40, 45, 50 ऐसा होता है। ठीक, ये 100% होता ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में अधिकांश कोयला निक्षेप दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी सही है। जो आपका जो बीच वाला जो मतलब दक्कन के थोड़ा ऊपर का जो भाग हो गया, कुछ गोदावरी के क्षेत्र में भी, तलहटी में भी कोयला के नीचे पाए जाते हैं। दूसरा आपका सही है। तीसरा है कि पीट काट से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है। ठीक, जो पीट काट होता है वो सबसे मतलब वो कम उसमें कोयला होते हैं, मैंने कोयला मतलब होते हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, इसका ऊष्मीय मान भी कम होता है। ठीक, और जो इसका एंथ्रासाइट होता है इसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है। तो आपका तीसरा ये सही हो जाएगा, इसलिए केवल 2 हो जाएगा। 68 नंबर है कि भारत में पतनों के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए इसमें आपका ये पहला और दूसरा ये दोनों सही है, तीसरा जो है तीसरा आपका गलत है। ठीक, इसके बाद 69 नंबर बोल रहा है। 69 नंबर बोल रहा है कि कृषि के संदर्भ में वारबंदी प्रणाली की, जो वारबंदी प्रणाली है वह यह नहर निकास के कमान क्षेत्र में जल के समान वितरण की एक प्रणाली है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। 70 नंबर है कि राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल संख्या 2, नेशनल हाईवे जो है नेशनल वाटरवे बोल रहा है, संख्या 2 पूछ रहा है। तो ये जो है आपका इसका उत्तर ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया डुगरी, जो पहला होता है वो गंगा नदी इलाहाबादी हल्दिया ये होता है, दूसरा होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। 71 नंबर है पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा देखिए पहला बोल रहा है कि पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषित रहित, हाँ पहला तो सही है, प्रदूषित रहित है। दूसरा बोल रहा है कि अधिष्ठापित पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी में चौथे स्थान पर है। चौथा भी आपका सही है, चौथा स्थान पर भारत, जो वाइंड एनर्जी है उसका चौथा स्थान है भारत, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 72 दिया है कि
72 पूछ रहा है कि महाद्वीपीय द्रव्यमान सिलिका और अमोनिया से निर्मित है। देखिए पहला बात कि जो महाद्वीपीय है वो सियाल से निर्मित है, सियाल। यहाँ पर सिलिका एल्युमिनियम मैग्नीशियम नहीं होगा, ठीक। ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है महासागर, महासागर जो प्लेट है वो सीमा से बना है, ठीक। तो ये सियाल हो जाएगा और ये मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा, ठीक। पहले दूसरा दोनों गलत हुआ तो आपका ये भी गलत, 3 बच जाएगा। तो जो क्रोड होता है, जो इनर कोर आउटर क्रोड होता है वो निकल और लोहे से बना, जिसको नीफे बोलते हैं, ठीक। तो आपका ये सही हो जाएगा। तीसरा सही है, तो 72 का हो जाएगा बी उत्तर। 73 बोल रहा है कि चट्टानों की कितने अवसादी, देखिए अवसादी चट्टानों के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए जो सेल हो गया, कोयला हो गया, आपका ये चूना पत्थर हो गया, ये जो 3 के 3 है ये आपका अवसादी चट्टानें हैं। बाकी जो आपका नीस हो गया और स्लेट हो गया ये आपका मेटोमॉर्फिक रॉक से कायांतरित चट्टानें हैं, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 3। इसके बाद 74 नंबर देखिए, 74 नंबर में है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल ज्वारभाटा के कारण होता है। पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कि सूर्य चंद्रमा एक ही रेखा है, मतलब एक रेखा हो, ये आपका चंद्रमा सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, तीनों एक रेखा में। जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं, या मान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया ये और बीच में आपका पृथ्वी हो गया, अगर निर्मित होता है तो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टाइड उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लो टाइड, तो लो टाइड में ये आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा आपका कथन गलत है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। 75 नंबर दे रहा है कि उपयुक्त धारा में से कितनी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। देखिए जो बेंगुला धारा है ये आपका दक्षिण अटलांटिक सागर महासागर की धारा है। जो देखिए जो बेंगुला धारा होता है वो आपका साउथ जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे जो बेंगुला धारा ये भूमध्य रेखा की ओर, इसका जो दिशा होती है भूमध्य रेखा की ओर दिशा होती है। दूसरा है फाकलैंड धारा। फाकलैंड जो धारा होती है ये भी एक ठंडी जल धारा है जो आपका दक्षिण अमेरिका के नीचे प्रवाहित होती है और ऊपर साइड में इसका दिशा होता है। तो बेंगुला धारा और फाकलैंड धारा ये दोनों आपका अटलांटिक महासागर में होते हैं। जो जबकि यहाँ पे जो तीसरा है ओयोसियो धारा, ये आपका जो दक्षिणी चीन सागर है वहाँ की यह धारा है ओयोसियो धारा, ठीक। तो आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल बी दोनों। 76 नंबर देखिए आगे देखते हैं। 76 नंबर दे रहा है कि पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए जो पर्णपाती वन होते हैं उनको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं और यह हिमालय गिरिपदीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए जो भारत का जो जलवायु क्षेत्र है, जो भारत का जो भूमि है वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है मानसूनी वन। जो वन जो भी पाए जाते हैं वो भारत में पूरा जो भारत का जो क्षेत्र होता है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर भी है और यहाँ पे यही वन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है कि इस वन के महत्वपूर्ण वृक्षों में साल, सागवान, पीपल, नीम, शीशम शामिल है। ये ठीक है, सागवान, पीपल ये जो भी है, नीम, शीशम हो गए, ये सब सभी के सभी आपका जो मानसूनी जो क्षेत्र होता है, जलवायु होती है वहाँ पाए जाते हैं। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति है, मुख्य रूप से इन वनों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तीसरा गलत है। देखिए जो देवदार है, देवदार आपका ये टैगा जो क्षेत्र होते हैं, जो बायोम होता है टैगा बायोम, उधर ये देवदार पाए जाते हैं। इधर बहुत कम, भारत में ये बहुत कम पाए जाते हैं देवदार के पेड़, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 2। इसके बाद 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि मनाकी अटलांटिक महासागर में सागर की सतह के नीचे एक स्थित पर्वत है। पहला बात कि ये बोल रहा है मनाकी अटलांटिक महासागर, ये तो वैसे ही गलत हो गया। जो मनाकी जो है पर्वतमाला है ये आपका हवाई द्वीप स्थित है और जो हवाई द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ऊंचाई की दृष्टि से यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। हाँ ये सही है। जैसे जो मनाकी जो आपका जो पर्वत है ये अगर समुद्र के तल से देखें तो समुद्र के अंदर ही सबसे विशाल ये पर्वत है। अगर समुद्र के तल से इसकी लंबाई देखें तो ये जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई 88 से 48 मीटर है उससे भी ये ऊंचा हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर केवल बी हो जाएगा, ठीक, केवल 2। 78 नंबर है कि उच्चतम शिखर दिया है और सामने उसका देश के बारे में मिलान करना है। पहला है कि माउंट किलिमंजारो, आज लिखा है अर्जेंटीना। देखिए जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के कौन से देश में, तंजानिया में पाया जाता है, ठीक। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा है कि माउंट एकांगुआ, जो माउंट एकांगुआ है वो लिखा है तंजानिया, तो तंजानिया में ही अर्जेंटीना में पाया जाता है आपका दक्षिण अमेरिका का। तीसरा है माउंट फुजियामा, जो माउंट फुजियामा है वो आपका जापान में पाया जाता है, ठीक। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। पहला दूसरा गलत और तीसरा सही, इसलिए इसका आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक युग में सही है, उत्तर ए हो जाएगा।
69 79 नंबर है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आपका ये ऐसे ही गलत हो गया। जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक होगा, तीसरा हिंद महासागर होगा। ठीक, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा दांतेदार है और जो इसे प्राकृतिक पतनों के लिए सहायक बनाते हैं। हाँ जी हाँ, दूसरा पूरा सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 2। 80 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े जो भी जैसे हमारे पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगा रही है, यही अगर कोई बड़े बड़े कोई मतलब पिंड या पत्थर जो भी अगर घूमेंगे उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। यही अगर छोटे पिंड हो गए उसको मेट्रोइड बोलते हैं। मेट्रोइड को हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी पृथ्वी और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है। दूसरा पे गलत है। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में दिया है। पहला है कि यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। ठीक, दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर तथा अंडमान निकोबार। हाँ, पहला सही है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो आपका पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे भी देखने को मिलते हैं, केरला पे तो है ही है, और अंडमान निकोबार में भी इसके जो सदाबहार वन है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि यह वन उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये भी सही है। दूसरा इसे जो तापांतर होता है, तापमान 22 डिग्री से अधिक होता है। देखिए, जो भी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक, और वहाँ पे जो भी तापमान होता है वो हमेशा मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होता है। ठीक, तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजूरी, पलाश। देखिए, जो बबूल हो गया, बैर हो गया, ये सब जो भी है ये आपका रेगिस्तान में पाए जाते हैं। आपका भूमध्य सागरीय ये इनकी जो भी यहाँ पे लिखा है खजूर, खेजड़ी, पलाश जो भी लिखा है, ये सब जो प्रजातियाँ लिखा है ये आपका कम इनको जल की बहुत आवश्यकता है। कम कम माने कम जल में ये अपना आपको अस्तित्व को बनाए रखते हैं, और ये मैक्सिमम आपको ये राजस्थान क्षेत्रों में या रेगिस्तानी इलाकों में ये आपको देखने को मिलता है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 2। 82 नंबर है कि अक्षांश समांतर के विपरीत सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। ठीक, 82 आपका जो है वो सही है। जो अक्षांश होते हैं वो आपको जैसे बड़े से मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है, 1 2 3, जैसे हम लोग ऊपर की ओर ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश की जो लंबाई होती है वो कमी होती है। लेकिन जो सभी जगह जो देशांतर जो 180 जो देशांतर होते हैं, आपका 180 देशांतर आपका जो पूर्वी गोलार्ध हो गया और पश्चिमी हो गया, 180 360 जो होते हैं इनकी लंबाई समान होती है। ठीक, लेकिन जब यही अगर हम लोग अक्षांश से अथी मध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो इन लोग की जो दोनों के बीच की दूरी होती है वो कम होती चली जाती है। इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि दोपहर का सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा से परे किसी भी अक्षांश पर कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता। देखिए, जो भी यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो भी पृथ्वी की जो डायरेक्शन है और जो सूर्य का जो किरण आती है वो मैक्सिमम कर्क रेखा से ऊपर जाती ही नहीं है। कर्क रेखा मैक्सिमम जो ऊपर जाती है वो कर्क रेखा तक जाती है और नीचे जो जाती है वो मकर रेखा तक जाती है। इन दोनों के बीच में जो सूर्य के प्रकाश जो सीधी जो प्रकाश की किरण आती है इन्हीं दोनों के बीच में परिक्रमण करती रहती है। ठीक, तो आपका दूसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका सी केवल 1 और 2 दोनों सही है। 83 नंबर दिया है कि आपका महान हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट का बना हुआ है। हाँ जी हाँ, तीसरा पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा कैंटिल शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों छोटी पहाड़ी घाटी से बना है। हाँ, तीसरा तो सही है। ये जो भी इनकी जो ऊंचाई जैसे महाराष्ट्र हो गया, नासिक हो गया, जो भी है अगर ये जो प्रायद्वीपीय पठार पे जो बने हुए क्षेत्र हैं तो उतना ऊंचाई नहीं है, इसकी मतलब कम ऊंचाई वाले पहाड़ी है जो भी है। तो आपका दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भिन्नता पूर्वी भागों की तुलना में पश्चिमी भागों में अधिकता है। हाँ, तीसरा आपका ये गलत है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई में जो भिन्नता पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 बी। इसका 84 नंबर दिया है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे। हाँ जी हाँ, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। दूसरा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये दूसरा आपका ऐसे ही गलत हो गया है। देखिए, जो पश्चिमी घाट है वो पूरा समांतर है एक दूसरे, मतलब जो तट के ठीक समांतर है और उतना वो सतत नहीं है, सतत है पूरा। लेकिन यही अगर पूर्वी घाट को देखेंगे, पूर्वी घाट कई जगह टूटा, मतलब उसमें बीच बीच में सतत नहीं है, टूटा हुआ है कई जगह। ठीक, दूसरा का गलत है। फिर इसमें और एक दिया है कि यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इन्हें प्रतिच्छेदित करती हैं। ऐसा तो है नहीं। जो पश्चिमी घाट है वो तो आपका वो अरब सागर के बगल में है,
और जो आपका पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी में है, तो ये तो आपका वैसे ही गलती दे दिया है। दूसरा 85 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जी हाँ, पहला सही है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा है गोदावरी नदी तट पर माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नहीं, जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदीय द्वीप है। दूसरा पर गलत हो जाएगा, पहला सही हो गया। ठीक, इसके बाद 86 नंबर है कि नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। जी हाँ, पहला सही है। जो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से बह निकलता है। ठीक, दूसरा है कि नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े क्षेत्रों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के तुलनात्मक रूप से, देखिए जो नर्मदा जो यहाँ बेसिन बोल रहा है, तो बेसिन का अभिप्राय बड़े क्षेत्रों से है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश को करता है, साथ में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी इसका बेसिन फैला हुआ है। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर सी के 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 87 नंबर में है कि अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु में अंतर एक दिन में प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधि को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, वो मध्य रेखा पर उसका बहुत ज़्यादा उसका जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, जो सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं उसकी तीव्रता कम होने लगती है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि किसी स्थान की वनस्पति तापमान, वायु की आर्द्रता, वर्षा और क्षेत्रों की स्थलाकृति से निर्धारित है। ये भी सही है। कोई भी देखिए जो भी सूर्य का जो प्रकाश जो आइसोलेशन जो भी आ रहा है, वो उसके जो भी क्षेत्र है उसके स्थलाकृति से निर्भर करता है। वहाँ पे वर्षा कैसा है, आर्द्रता कैसा है, वायु की आर्द्रता जो वो कैसा है, तापमान वहाँ पे कैसा है, ये सब उसी से निर्भर होता है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 88 नंबर में है कि यह नदी पश्चिमी घाट के, देखिए जो कावेरी नदी के बारे में दे रहा है, यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रेणी से निकलती है। हाँ, पहला सही है, ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रेणी से निकलती है। दूसरा है कि इसका मुख्य सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती। हाँ, अब अमरावती दिया, ये अमरावती इसकी सहायक नदी है, तो दूसरा आपका सही है, इसलिए सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 89 नंबर में दे रहा है कि एल नीनो के बारे में दिया है। देखिए 89 नंबर बोल रहा है कि एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण सागरीय धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से, देखिए जो एल नीनो होता है वो अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से जो भी होता है 5-6-7 सालों में एक बार ये आता है, जिसका मतलब कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होता है। ये होता ये है कि जो आपका दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट हो गया, जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं, वहाँ पे उसके द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाता है, यह प्रतिस्थापित उसको कर देता है। ठीक, तो आपका पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करता है। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए जब अल नीनो का जब प्रभाव होता है तो भारत का जो मानसून होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक, यही अगर ला नीना का प्रभाव होता है तो भारत का जो मानसून होता है वो और तीव्र होता है, जिससे भारत में बाढ़ की दशाएँ उत्पन्न होती हैं। 90 नंबर में है कि भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कठोर और स्थिर प्रायद्वीप खंड के विपरीत हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में तरुण, दुर्बल और लचीला है। सही है, क्योंकि जो आपका हिमालय है वो आपका नवीन वलय पर्वत है, और कितना भी है जो प्रायद्वीप है उससे वो नया है। प्रायद्वीप आपका जो है पहले से निर्मित हुई है, और जो नया आपका वलित पर्वत है वो आपका हिमालय हो गया। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि भाबर एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ धाराएं और नदियाँ बिना किसी उचित सीमांकन चैनल के पुनः उद्गमित होती हैं। देखिए ये जो दलदली स्थिति पैदा करता है, ये आपका जो तराई रीजन के बारे में दिया गया है, ये भाबर मैदान नहीं तराई होगा यहाँ पे, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने नदियों, द्वीपों और बालू रेदियाओं के लिए माना जाता है। ठीक, तीसरा सही है। आपका ब्रह्म जैसे माजुली द्वीप को देख लीजिए, वो ऐसा ही होगा, तीसरा आपका सही है। तो आपका इसमें केवल 2 बी हो जाएगा। इसके बाद 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर में है कि भारत के द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अंडमान के द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा निकोबार से अलग होते हैं। हाँ, दूसरा सही है, 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार से अलग होता है। 2 नंबर है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हाँ, दूसरा भी सही है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है ही। तीसरा पूछ रहा है कि निकोबार पर स्थित माउंट थुइलपुर अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी नहीं। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप से पूरी तरह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। चौथा आपका सही है। पांचवा है कि यह यहाँ लगभग 36 द्वीप नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ पर सैकड़ों द्वीप है अंडमान निकोबार में। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल बी 1, 2 और 4। 92 नंबर है नदी और उद्गम स्थल के बारे में दिया है। देखिए जो सिंधु नदी है बोखल तल से निकलती है, सतलज राक्षस तल से, अलकनंदा सतोपंथ से, और चंबल जो है अरावली की पहाड़ी, आपका गलत हो जाएगा। जो चंबल है वो मालवा पठार से निकलती है। चौथा आपका गलत हो जाएगा, इसलिए केवल 3 युग में। ठीक, 92 सही हो जाएगा। इसके बाद
93 नंबर देखते हैं। 93 पूछ रहा है कि जलवायु पर प्रभाव डालता है, कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु पर प्रभाव डाल। देखिए अक्षांश तो डालेगा ही डालेगा, समुद्र से ऊंचाई भी डालता है, उसका जैसे तापमान में अंतर होने लगता है, अक्षांश में तापमान में अंतर होता है। लेकिन जो देशांतर तो पहले ही गलत हो जाएगा, देशांतर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जलवायु के देशांतर से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कि जो देशांतर होता है और सेम जगह उस पर जो सूर्य का जो आइसोलेशन पड़ता है वो सेम जगह होता है, पूरा सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए देशांतर 3 नंबर आप देख लीजिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, आपका ये गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि आगे है कि कि स्थानीय समुद्र से दूरी दिया है, हिमालय दिया है, स्थानीय उच्च विशेषताएं दिया है, तो आपका ये 3 नंबर आपका नहीं होगा। तो 3 नंबर नहीं होगा तो आपका इसमें विकल्प देख लीजिए, 1, 2, 4 और 5 और 6 ये हो जाएगा। अक्षांश तो होगा ही होगा, तो सी आपका गलत हो गया। तो डी 1, 2, 4, 5 और 6 हो जाएगा। इसके बाद है कि रोजोड़ महोगनी। देखिए महोगनी आ गया, महोगनी जो है एबनी वृक्ष है, ये प्रजाति है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रजाति है, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जो महोगनी होता है उसको ज़्यादा अगर जल भी मिलता है तो उसको कोई परेशानी नहीं है, उसमें भी आपका सस्टेन अपने आप को सस्टेन कर लेता है। इसके बाद 95 नंबर में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष होता है। हाँ, पहला सही है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान नहीं, यहाँ पे 79 नहीं होगा, यहाँ पे 89 होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कृष्णकांत दूसरा उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई, हाँ तीसरा तो ऐसे ही गलत है। कौन थे? राधा कृष्णन थे, इस राधा कृष्णन, ठीक। तो आप केवल 1 हो जाएगा। 96 नंबर की सहकारी समितियाँ। पहली बात कि ये संविधान के आपका ये 2002 में जोड़ी गई, ठीक। 1XB तो पहला भी सही है। दूसरा है कि ये नीति तत्व के रूप में, हाँ इन नीति तत्व में भी ये लागू किया गया है, दूसरा सही है। तीसरा भी आपका सही है, तो केवल सभी 3 हो जाएगा। 97 नंबर में है कि वित्त विधेयक में सरकार के व्यय का वित्त पोषण प्रावधान और विनियोग धन निकासी, हाँ पहला सही है। दूसरा है कि वित्त विधेयक दोनों का धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत। देखिए जो विनियोग विधेयक होता है, जो पैसे जो बजट पर जो पैसा पारित होता है उसको निकालने की जो क्रिया होता है उसे विनियोग विधेयक के नाम से जाना जाता है। और वित्त विधेयक ये विधेयक क्रिया जिसके लिए राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, ये जो उसके लिए कोई जरूरत नहीं, राज्यसभा का जो जैसे अगर कोई भी धन विधेयक आ जाता है, विनियोग विधेयक आ जाता है, राष्ट्रपति को वहाँ शक्ति शून्य हो जाती है, ठीक। तो आपका 2 सही हो जाएगा। तीसरा है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है कि सभी वित्त विधेयक, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तीसरा भी सही हो जाएगा, इसलिए सभी 3 हो जाएगा। 98 नंबर में है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, हाँ पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना जो देश भर में अल्पसंख्यक शिल्पकार समुदाय कौशल योजना, ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि हमारे धरोहर भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार की गई, हाँ ये तो तीसरा सही है। आपका उत्तर बी केवल 2 हो जाएगा। 99 नंबर में है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI को प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा संचालित किया था, हाँ पहला सही है आपका। दूसरा है कि दूसरा दे रहा है कि SPI ESC PM 2000, हाँ दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो आपका दूसरा सही, तो आपका हो जाएगा सी के 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 100 नंबर में है कि हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये गलत है। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, पहला सही। पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वर्ष 1934 में M.N. राय ने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा, हाँ दूसरा सही है आपका। तीसरा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन, देखिए 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके द्वारा ही हमारे संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे, इसलिए तीसरा सही, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 बी, ठीक। तो आपका ये 100 क्वेश्चन का एनालिसिस पूरा हो चुका है।